हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेकर आए हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। इसके लिए हम एक द्विध्रुव की कल्पना करते हैं जहां एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो हमने ये कंसिडर किया कि ये एक समान कोई विद्युत क्षेत्र है जिसमें हमने द्विध्रुव ए बी लिया है, जिसमें माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज हो गया। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो है 2a है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि विद्युत बल आघूर्ण निकालने के लिए सबसे पहले इसमें बल की बात करते हैं। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों की दिशा क्या रहेगी, सेम डायरेक्शन में रहेगी। तो इसके कारण जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल है वो क्या रहेगा, प्लस क्यू ई। ये हमारे पास जो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके फॉर्मूले से हमें अपन ने निकाला था, पहले भी ये परिभाषा निकाली थी उससे निकाले थे। इसी तरीके से जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण जो बल है हमारे पास क्या आ जाता है, विद्युत बल F इक्वल टू माइनस क्यू ई। यहाँ ध्यान देनी बात यह है कि ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है दोनों की जो बल हैं उन दोनों की डायरेक्शंस के एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है बट इक्वल है। परिणामी रूप से क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर अपन टोटल फोर्स की बात करते हैं तो जो कुल बल है हमारा वो क्या यहाँ पे आ जाएगा, क्यू ई प्लस क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू ई। इनकी जो परिणामी बल हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ये जो परिणामी बल है ज़ीरो आने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो हमारे पास द्विध्रुव है ए बी है वो क्या करता है, स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। ये स्थानांतरीय गति तो नहीं करता है, लेकिन ये जो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू एक जैसे एक क्षैतिज रूप में नहीं होने के कारण इनके ऊपर क्या लगता है, एक बल आघूर्ण जरूर लगेगा। कि जैसे अगर मूव करने की करेंगे तो यहाँ जो बल युग्म लग रहा है वो क्या हो जाएगा, वो निकालना पड़ेगा कि भाई वो कितना निकलता है। तो इसके लिए बात हम करेंगे किसकी, बल आघूर्ण की। तो जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण इक्वल टू होता है, यहाँ आवेशों के लिए बात कर रहे हैं तो एक आवेश पर बल और एक आवेश पर बल गुणा ये जो आवेशों हैं उनकी क्षैतिज रेखा से जो इनके बीच लंबवत दूरी है उनकी बात करेंगे। तो इन आवेशों के मध्य जो लंबवत दूरी है वो जो क्या हो जाएगी यहाँ पर BC। कि यहाँ जो एक आवेश पर बल की बात करेंगे वो तो कितना हो जाएगा, QE इंटू आवेशों के मध्य लंबवत जो दूरी है इन दोनों के बीच में हम कंसीडर करेंगे, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे पीछे की और B से क्या लंब डालेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, एक पॉइंट बन जाता है। तो ये जो BC है ये क्या हो जाएगी, इसकी लंबवत दूरी। बात यहाँ पर किसकी आती है, BC की आती है। तो BC कैसे निकालेंगे, देखो ये ABC हमारे पास क्या आ गया, एक समकोण त्रिभुज आ गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास निकालना किसको है, BC को निकालना है। BC का मतलब यहाँ ये क्या है, लंब है, और हमारे पास जो इसका AB करण है वो पता है। तो लंब अपॉन करण क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से लंब इक्वल टू यानी कि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, करण का मान कितना है 2a। तो ये आ जाएगा क्या, 2a साइन थीटा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, QE और ये जो बल आघूर्ण है वो हमारा क्या है 2 इंटू क्या जाएगा 2a साइन थीटा। ये किस में बात कर रहे हैं अपन, सदिश रूप में बात कर रहे हैं। क्योंकि हमें क्या पता है कि जो P का मान होता है, P क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू अगर विदाउट सदिश की बात करें 2AQ होता है या नहीं होता। तो यहाँ जो ये 2a और ये q इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यहाँ जो टो सदिश का मान अपने पास क्या जाता है, PE साइन थीटा। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि टो सदिश इक्वल टू क्या आ गया, P क्रॉस E सदिश। अब यहाँ पे अपने पास टो P और E को अगर अपन चित्र में दिखाना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ जो ये P है और ये E है, इन दोनों के बीच की जो कोण है वो तो कितना ले रहे हैं अपन, E ले लेते हैं। कि ये दोनों एंगल किस पे हैं, ये P हो गया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। और ये क्या हो गया हमारा टो, इनकी
बल आघूर्ण, जो दक्षिणावर्ती पेच नियम का क्या करते हैं, ये तीनों पालन करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं ये जो थीटा एंगल है, इसकी जो वैल्यूज़ अलग अलग प्राप्त होती हैं। अपन साथ में ये बात करते हैं, ये जो बल आघूर्ण है इसकी बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, तो सिंपल है, बल और आघूर्ण इनकी यहाँ जो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। ये जो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर जो आएगा। और इसी के साथ में अपन अगर विमा की बात करना चाहें तो यहाँ विमा भी निकाल सकते हैं। जो बल की विमा होती है, इसकी विमा के लिए बात करें, बल की विमा होती है m1 L1 T-2 और ये क्या हो गई L1। आपको पिछली क्लासेस के अकॉर्डिंग ध्यान हो तो मैंने आपको बल जैसे निकालना है, अगर भूल जाते हैं कभी कि भाई बल की विमा क्या होती है, तो बल इक्वल टू क्या होता है F बराबर क्या होता है m में, तो यहाँ से m1 इसकी क्या होती है L1 T-2। तो देखिए क्या विमा आ गई m1 L1 T-2 और ये क्या आ गई अपनी L1। तो यहाँ से जो बल आघूर्ण की विमा हमारे पास प्राप्त होती है वो होती है m1 L2 T-2 आती है। इसके साथ में ही ये जो हमारे पास P और E के बीच में जो एंगल लिया हमने, थीटा एंगल लिया है, इसके ऊपर जो केस लेते हैं फर्स्ट केस में अपन लेते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या हो, अगर 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है कि यहाँ जो ये द्विध्रुव ले रहे हैं उसकी वो कहाँ, इस स्थिति में हो, यानी कि ई की डायरेक्शन में ही इनका क्या रहे, एक रूप से कह सकते हैं ये क्षैतिज रूप से रहे। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब यहाँ से हमारे पास जो टो का मान मिला है वो क्या आता है 0 होता है। और ये स्थिति वो रहती है कि ये द्विध्रुव की क्या रहती है, स्थायी रहता है यहाँ पर। इनकी ये किसको बताता है कि इस कंडीशन के अंदर जो द्विध्रुव का मान है वो क्या रहता है, स्थायी साम्यावस्था में है। इसके साथ में जो सेकंड अपन क्या ले सकते हैं कि एक पोजीशन तो इनकी ये आ गई, या फिर इधर हो सकती है 180 डिग्री हो सकती है, या क्या हो सकती है यहाँ पे 90, यानी कि 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। ये जो अपना द्विध्रुव ए बी है, एक 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, और एक क्या हो जाएगा अपना 180 डिग्री पे। तो यहाँ पर बात करते हैं फिर अपन अगर थीटा का मान क्या ले लेते हैं 90 डिग्री ले लेते हैं, तो यहाँ से जो टो का मान आता है वो क्या आता है अपने पास PE, जो कि क्या मान प्राप्त होता है यहाँ पर मैक्सिमम आता है। और थर्ड जो मान है वो क्या आ जाएगा अपना थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। 180 पे भी साइन 180 का मान होता है 0, तो यहाँ से जो टो का मान आ जाएगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ये जो 180 की डिग्री की है कि ये एकदम से ही अपोजिट आ जाएगा कि इधर डायरेक्शन के जस्ट क्या है के अपोजिट। तो ये कौन सी स्थिति होती है, ये द्विध्रुव की अस्थायी कंडीशन होती है, यानी कि अस्थायी साम्यावस्था होती है। इसके साथ में अपन ने ये तीनों इसके पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है, और ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण का मान ज्ञात कर लिया है। और इसके साथ में अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी उसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करती हूँ कि न्यूमेरिकल्स इनके लिए जो क्या क्या सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और कुछ अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और एक साथ में आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने क्या लिया है, के इक्वल टू क्या लिया था, एक नियतांक लिया था 1 क्या लिया था इसका 4πε0, इसकी क्या ली थी अपन ने वैल्यू ली थी हर जगह। तो उस टाइम मैं बताना भूल गई थी इसको कि ये जो के है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछा जाए किसके ऊपर डिपेंड करता है तो इसकी बात ये कि देखो ये ε0 आ रहा है, इसको याद रखने का यही है कि ε0 किस कंडीशन में, अगर कहाँ पे हो, माध्यम क्या हो, निर्वात में हो। और यही अगर क्या ले लें माध्यम, कोई माध्यम ले लेते हैं तो उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आ जाएगा। यानी कि ये के है वो किस पे डिपेंड करता है कि हम माध्यम कैसा ले रहे हैं, और सेकंड कंडीशन हो जाएगी कि उस जो पदार्थ ले रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और इसके साथ में मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो डेरिवेशंस मेथड हैं या इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, एवरी पार्ट इज़ सो इम्पोर्टेंट। सो स्टूडेंट्स सिंसियरली यू कैन read it and
लर्न इट। तो आपको कोई भी तरीके से हो, चाहे हमारा टारगेट यही रहता है कि हम मैक्सिमम अचीवमेंट अपना लें। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, हम इसी तरीके से अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।